Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो चैप्टर 5 हमारा सामाजिक विषमता है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक विषमता क्या होती है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए देखा है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम ना करके स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं हैं समाज में, उसे हम कहते हैं सामाजिक विषमता। और बहिष्कार होता है किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा देते हैं, उसका अर्थ होता है बहिष्कार। तो इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आती है वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के वो अपनी समस्या भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। इसी को अब हम कंटिन्यूटी में लाते हैं। सामाजिक विषमता, यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है। सर्कल आपको पता है कि 100 को शो करता है, लेकिन यहाँ पर 100 ना हो के कुछ हिस्सा इसका कटा हुआ है। ठीक इसी प्रकार की सिचुएशन या स्थिति हम कह सकते हैं समाज में पाई जाती है कि कुछ लोग तो कंप्लीटली फिल होते हैं हर तरह से, और कुछ के पास इतनी कमियां होती हैं, आर्थिकी भी उनको कई बार समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, सामाजिक भी, राजनीतिक तो फिर होगी ही। जब आर्थिकी में भी वो कमज़ोर है, सामाजिकता में भी वो कमज़ोर है, और उसी के साथ साथ हमारी सांस्कृतिकता भी प्रभावित होती है। तो जिस प्रकार से यहाँ कुछ हिस्सा आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक इसी प्रकार से कुछ जनसंख्या जो है समाज से कटी हुई आपको नजर आएगी, यानी कि उनके क्रियाकलाप औरों से अलग होंगे, और वो उसको करने के लिए मजबूर भी होते हैं। उसका मेन रीजन होता है कि उनके पास हर तरह से कमियां हैं, और ये कमियां किस वजह से है? सामाजिक विषमता के कारण, सामाजिक असमानता के कारण। तो सामाजिक विषमता होती क्या है? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को ही सामाजिक विषमता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 3 बंदे यहाँ पे अलग अलग तरह के दिखा रखे हैं। सबसे पहले वाले के पास है 75, सेकंड के पास है 70, और थर्ड के पास जो है 64 है। लेकिन यहाँ पर तीनों ही आपको अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, इनके हाथ जो हैं वो भी आपको थोड़ा सा अलग नजर आ रहे हैं, इनका जो फेस है वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, एक पहनावे में आप ये कह सकते हो कि सेम फिगर जो है आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 100 की बात करें कि 100 संसाधन है, तो जो फर्स्ट वाला है उसके पास 100 में से 75 है, यानी कि उसके पास सिर्फ 25 नहीं है। लेकिन जो दूसरा है उसके पास 70 है, यानी कि 30 नहीं है। उसी प्रकार जो नेक्स्ट है उसके पास 36 ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फर्स्ट वाले से कुछ कम है, जिसकी वजह से इनमें एक असमानता पैदा हो जाती है। यानी कि जो भी कार्य होंगे वो किसकी पसंद से होंगे? 75 वाले की पसंद से, जबकि जो 64 वाला है उसको इन दोनों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो इसी तरह की सिचुएशन हमारे समाज में अक्सर हमें देखने को मिलती है। जो ये विभिन्नता है हर स्टेप पे उन्हें दूसरों से अलग करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और ये जो विभिन्नता है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं।
आप लोगों ने काफ़ी टाइम सुना भी होगा कि सामाजिक भेदभाव। भेदभाव क्या होता है कि एक पार्शलिटी पाई जाती है समाज में, कि एक के पास 4 लड्डू है तो दूसरे को सिर्फ एक ही मिला। तो ये क्या है, जबकि दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, तो जब एक को 4 मिले तो दूसरे को भी 4 क्यों नहीं दिए गए। लेकिन ये हमारे समाज में भेदभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर एक विभिन्नता समाज में उभर कर आती है। दूसरा है सामाजिक बहिष्कार। ये मैंने आपको बताया कि बहिष्कार यानी कि किसी भी चीज़ का त्याग करना। तो कुछ लोग बहिष्कृत होते हैं समाज से, जो हर तरह से संसाधनों का यूज नहीं कर पाते। जैसे अगर कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको मंदिरों, मस्जिदों, कुओं पर पानी लेने के लिए नहीं जाने दिया जाता। तो ये प्रथा क्या है, बहिष्कार कहलाती हैं। इनके समाज में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिनके द्वारा कुछ जातियों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत किया जाता है कि वो प्रत्येक कार्य में भाग नहीं ले सकते, प्रत्येक स्थान पर उनको जाने की मनाही होती है। और इसी आधार पर जब समाज में अनेक तरह के लोगों का रहन सहन हो जाता है तो वहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती है, सामाजिक विभिन्नताएं, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण ये नहीं कि आज की हमारी व्यवस्था है, ये प्राचीन समय से ही चली आ रही व्यवस्था है। स्तर का अर्थ होता है लेवल, यानी कि एक क्रम का पाया जाना। तो हमारे समाज में भी प्राचीन समय से 4 प्रकार के वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जिसके आधार पर समाज में क्रमबद्ध व्यवस्था पाई जाती है। इसी के आधार पर हमारा जो समाज है उच्चता और निम्नता के स्तर पर बटा हुआ है। सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन और बहिष्कार दोनों समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ सेम है कि किसी भी चीज़ से त्याग करवाना या उनको उस किसी भी व्यवस्था से बाहर रखना, इनकी बहिष्कृत करना तो ही अपवर्जन कहलाता है। और बहिष्कृत करने का अर्थ है किसी चीज़ से वंचित रखना। इसी प्रकार से पूर्वाग्रह। पूर्व का अर्थ होता है पहले, और ग्रह यानी कि एक धारणा बना लेना, पहले से ही किसी भी चीज़, व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपनी एक पूर्व धारणा बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। इन्हीं को अब हम कंटिन्यूटी में करेंगे। सामाजिक विषमता के अनेक पहलू हैं, जिनमें से मुख्य है बच्चे, महिलाएं और निम्न वर्ग। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, कहीं घरों में काम कर रहे होते हैं, कहीं मकान बन रहे हैं तो वहाँ वो मजदूरी कर रहे होते हैं, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे बच्चे छोटी एज में ही काम करते हुए देखे होंगे। तो ये क्या है, ये विषमता है जो कि हमारे समाज में पाई जाती है। इसके अपोजिट वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो दोनों में एक विभिन्नता है कि एक उसी उम्र का बच्चा वो तो आय के लिए काम कर रहा है और उसी उम्र का जो दूसरा बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। तो ये क्या है, ये विषमता है, समाज में पाई जाने वाली असमानता है जो कि हर व्यक्ति को समान नहीं बनने देती, किसी न किसी तरह से उनमें असमानता बनाए रखती है। इसी प्रकार से जो दूसरा पहलू है वो है महिलाएं। महिलाएं भी इसी वर्ग में आ जाती हैं। कारण क्या है कि हमारे जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर पुरुष को स्त्रियों से अव्वल दर्जा दिया गया है, उनको ऊपर माना जाता है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनको
प्रत्येक कार्य करने के बावजूद भी आदमियों के बराबर नहीं माना जाता। उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि अगर स्त्री और औरत एक ही जगह पर समान तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आदमी की जो मजदूरी है वो ज़्यादा होती है, जबकि वही कार्य करने पर महिला को उससे कम मजदूरी दी जाती है। तो ये क्या है? भेदभाव है। तो हमारे समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी यहाँ पर असमानता बनी हुई है। सामाजिक विषमता का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन समय में था। थर्ड है कि निम्न वर्ग। जैसे मैंने बताया कि हमारा समाज प्राचीन समय से ही 4 वर्गों में बटा हुआ था, तो उनमें जो शूद्र है वो सबसे निचले पावदान पर आता है, जिसके कारण वो निम्न वर्ग की कैटेगरी में काउंट होता है। निम्न वर्ग में होने के कारण वो उच्च वर्ग का मुकाबला नहीं कर पाता, यानी कि जिन संसाधनों पर हक उच्च वर्ग का होता है वहाँ पर निम्न वर्ग नहीं जा सकता, जिसके कारण समाज में एक असमानता पैदा हो जाती है, एक विभिन्नता की धारणा समाज में बन जाती है। यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, कोई घर का कार्य कर रहा है, कोई चाय की दुकान पर कार्य कर रहा है, कोई चिनाई के काम में हाथ बटा रहा है, इनकी ये सब क्या है? अर्निंग कर रहे हैं, जबकि ये एज इनकी क्या है? स्कूल जाने की है, लेकिन ये नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो इस तरह की नहीं होती कि ये अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। सामाजिक विषमता मेनली किस आधार पर समाज में पनपती है या पाई जाती है? तो उसका मेन आधार है संसाधनों का विभाजन। कुछ लोगों के पास संसाधन अथाह मात्रा में होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण लें, एक घर आपको वो नज़र आएगा अपने आसपास जहाँ पर 3 गाड़ियाँ इकट्ठी आपको खड़ी हुई मिलेंगी, और इसके दूसरी तरफ वो घर है जहाँ पर 3 टाइम का खाना भी उनको नहीं मिल पा रहा, यानी कि उनके लिए 3 टाइम का खाना जुटाना भी मुश्किल है। और दूसरी ओर 3 गाड़ियों से व्यवस्थित घर है जहाँ पर अथाह मात्रा में प्रत्येक संसाधन है। तो इससे क्या है? एक उच्चता और निम्नता की जो सीमा है वो खड़ी हो जाती है, एक गैप आ जाता है, एक विभिन्नता समाज में पाई जाती है। सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों के आधार पर पाए जाते हैं। पहला है आर्थिक पूंजी, जिसमें हम शामिल करते हैं रुपया, पैसा, भौतिक वस्तुएं, और दूसरा है सामाजिक पूंजी, जहाँ पर समाज के ताने बाने में जो संबंध है वो जुड़े होते हैं। थर्ड है सांस्कृतिक पूंजी, यानी कि जहाँ पर हम इन दोनों को यूज करके अपनी बढ़ोतरी करते हैं, वो है हमारी सांस्कृतिक पूंजी। अब इन्हीं को हम डिटेल में करते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संसाधन पहला है आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी क्या होती है? भौतिक संपत्ति और आय के रूप में जो भी संसाधन हमारे पास है वो क्या है? हमारी आर्थिक पूंजी है। जैसे हम हर महीने कितना कमाते हैं वो हमारी आर्थिक पूंजी है। हमारे घर में कितना सामान है वो हमारी आर्थिक पूंजी है। जितना भी सामान जिससे कि हम पैसा कमा सकें, मान लीजिए आपके घर में सोफ़ा है तो वो भी आर्थिक पूंजी है कि ज़रूरत के टाइम पे आप उसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, यानी कि सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं वो क्या है? आपकी आर्थिक पूंजी है। दूसरा है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी वो होती है जो समाज में आपको 4 लोगों में बैठने लायक बनाती है, यानी कि आपका कितने व्यक्तियों के साथ संबंध है। इनके संबंधों के जाल के रूप में जो पूंजी होती है, जो संसाधन है, वो है सामाजिक पूंजी। क्योंकि कई बार ये देखिए कि हमें कुछ व्यक्तियों की एकदम से इतना ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सपायर हो जाता है तो जो डेड बॉडी है उसको क्या अकेला आदमी उठा सकता है?
नहीं, उसके लिए हमें और भी व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास व्यक्ति नहीं हैं तो हम अकेले कार्य नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सामाजिक पूंजी भी होनी चाहिए। यानी कि सामाजिक पूंजी से कई बार क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक अच्छी उठ बैठ का पता चलता है, हमें अच्छे सलाह मिलती है, एक गाइडेंस प्रोवाइड हो जाती है, ये इनकी एक रास्ता दिखाने वाला हमें मिल जाता है अगर हमारी सामाजिक तौर पर अच्छी उठ बैठ है तो। थर्ड है सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी हमारी तब बनती है जब हमारे पास आर्थिक पूंजी हो या सामाजिक पूंजी हो, यानी कि या तो दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आर्थिक पूंजी है तो उसको यूज करके, उसका प्रयोग करके हम अपनी सांस्कृतिक पूंजी बना सकते हैं। और अगर हमारे पास आर्थिक पूंजी नहीं है, सिर्फ सामाजिक पूंजी है, तो उसके आधार पर भी हम अपनी सांस्कृतिक पूंजी तैयार कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक पूंजी वो पूंजी है जो हमें प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक योग्यता के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि जो हम आर्थिक या सामाजिक या तो दोनों को प्रयोग करके या दोनों में से एक को प्रयोग करके हम अपनी सांस्कृतिक पूंजी को तैयार कर सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा आप लोग इसको समझिए कि तीनों में अंतर क्या है और किस तरह से हम एक दूसरे से इनको जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दो तरह के व्यक्तियों का उदाहरण देके समझाती हूँ। तो पहला है एक संपन्न परिवार का व्यक्ति, यानी कि एक अमीर परिवार का व्यक्ति है जिसके पास अपनी आर्थिक पूंजी है। तो वो अपनी आर्थिक पूंजी यानी कि पैसे के बल पे वो महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, वो एक अच्छे स्कूल में जा सकता है, जिसके कारण वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है, क्योंकि वो पैसा लगाकर एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति वो है जो अपने प्रभावशाली मित्रों तथा संबंधियों के द्वारा अच्छी सलाह, सिफारिश अथवा जानकारी पा सकता है, यानी कि जिसके पास सामाजिक पूंजी है। अगर बाई चांस आर्थिक पूंजी नहीं है, हमारे पास सिर्फ सामाजिक पूंजी है। सामाजिक पूंजी यानी कि दूसरों से हमारा संबंध किस प्रकार का है। अगर हम अच्छे लोगों में बैठते हैं तो वहाँ से हमें अच्छी सलाह मिल सकती है। एक मित्रता प्रभावशाली अगर हमारे साथ है तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये आप लोग अपने आसपास के ही उदाहरण देख सकते हैं कि आपकी क्लास में अगर एक अमीर बच्चा है और एक गरीब बच्चा है तो सब बच्चे अमीर बच्चे के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। कारण क्या है कि उसके पास संसाधन है जिससे कि उनकी भी प्रतिभा बढ़ जाती है उसके पास बैठने से। तो अगर हमें गाइडेंस करने वाला भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उससे भी हम अपनी सांस्कृतिक पूंजी को बना सकते हैं। सिफारिश, जैसे हमें जॉब वगैरह की ज़रूरत है तो कई बार क्या होता है कि सिफारिश भी काम करती है। तो वो सिफारिश जो है वो हमारी जानकारी कितने और कैसे बंदों से है उसके आधार पर होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आर्थिक पूंजी है तो हम आर्थिक पूंजी लगाकर अपनी सांस्कृतिक यानी कि शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास सामाजिक पूंजी है यानी कि अच्छे अच्छे लोगों से हमारे संबंध है तो उनकी मित्रता का लाभ उठाकर या उनकी सिफारिश का लाभ उठाकर या उनसे अच्छी सलाह प्राप्त करके हम अपनी शैक्षणिक और यानी कि एक अच्छी जॉब भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या है हमारी आर्थिक पूंजी तो बढ़ती ही है, साथ ही हमारी सांस्कृतिक पूंजी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि सामाजिक पूंजी वो है जिसके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकते हैं हम। तो दोनों में से अगर एक भी है तो हम बाकी दो को प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही पूंजियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा समाज जो है वो प्राचीन समय से ही अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, जहाँ पर एक लेवल पाया जाता है उच्चता और निम्नता का। तो जब समाज उच्चता और निम्नता के आधार पर बटा होता है तो उसे सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। और समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। उनके अनुसार उनका कहना है कि यह ऐसी व्यवस्था है जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण यानी कि बंटवारा करते हुए उन्हें एक क्रम के अनुसार, एक क्रम मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके फर्स्ट पे जो है वो ब्राह्मण है, सेकंड पे क्षत्रिय है, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे शूद्र। यानी कि सबसे उच्चता किसके पास है, ब्राह्मण के पास है, और जो सबसे निम्न है वो है शूद्र के अनुसार संरचना में श्रेणीबद्ध करती है, जिसे समाजशास्त्री सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। तो जहाँ पर समाज में लेवल पाया जाता है वहाँ पर जो व्यवस्था है वो सामाजिक स्त्रीकरण की पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। आपकी बुक में जो है 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वो होते हैं जो हमेशा वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो पहले समय से चले आ रहे हैं, इनकी उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बनाने के लिए मैंने सिद्धांत के बजाय विशेषताएं यहाँ पर यूज किया ताकि आप लोगों को याद करने और समझने में दिक्कत ना हो। सिर्फ विशेषता और सिद्धांत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि विशेषताएं एक पहचान होती है किसी भी चीज़ की। तो दोनों ही सेम है एक तरह से समाज की विशेषता के रूप में। इनकी ये नहीं कि ये सामाजिक स्त्रीकरण आज ही पैदा हुआ है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। इनकी एक समाज की पहचान है, एक विशेषता है। दूसरा है समाज की विशिष्टता के रूप में। विशिष्टता जैसे 4 वर्ग हैं तो चारों की अपनी अपनी विशिष्टता है कि ब्राह्मण के जो कार्य ब्राह्मण को ही करने होंगे, जो क्षत्रिय हैं वो उसे ही करने होंगे, वैश्य को ही करने होंगे, और शूद्र के जो कार्य हैं वो शूद्र को ही करने होंगे। ये नहीं शूद्र जो है वो ब्राह्मण वाले कार्य करेगा। जिसके कारण 4 वर्ग हैं तो चारों की अपनी अपनी विशिष्टता है, एक स्पेशलाइजेशन है अपने अपने कार्य में। थर्ड है परदत स्थिति के रूप में। परदत यानी कि पैदा। सामाजिक स्त्रीकरण जो है प्राप्त होता है पैदाइशी, यानी कि आप किस वर्ग में आपने जन्म लिया है। आप ब्राह्मण में पैदा हुए, आप क्षत्रिय में पैदा हुए, आप वैश्य में पैदा हुए, या शूद्र वाली कैटेगरी में पैदा हुए, तो सामाजिक स्त्रीकरण आपके हाथ में ना होकर प्रदत्त स्थिति पर निर्भर करता है। फोर्थ है विश्वास या विचारधारा के रूप में। एक विश्वास पर भी ये चीज़ आधारित है। जैसे हम ब्राह्मण को उच्च दर्जा देते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वो हम सब की भलाई के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, जिसके कारण एक विश्वास है, एक विचारधारा है सामाजिक स्त्रीकरण। इसी आधार पर पूर्वाग्रह भी समाज में पाए जाते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ मैंने बताया कि पूर्व यानी कि पहले ही धारणा बना लेना किस चीज़ की। पूर्व निर्णय अर्थात धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरू में ही बना ली जाती है। जैसे आप किसी लड़के व लड़की को देखते हैं तो आपके माइंड में उनको देख के क्या लगता है, वो भाई बहन है, यानी कि आप उनके रिलेशन को जाने बगैर ही अपने मन से कोई भी धारणा बना लेते हो कि वो लड़का और लड़की इस तरह के हैं, वो सही हैं, वो गलत हैं। तो ये क्या है, बिना विषय को जाने यानी कि उसके बारे में जानकारी न होते हुए अपने आप ही कोई भी धारणा या विचारधारा
बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह की विशेषताएं क्या क्या हैं? पूर्वाग्रह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। कि हमारी सोच कई बार जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, पहले कभी नहीं मिले, तो हमारे मन में आता है कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। और कई बार क्या होता है, नहीं ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, जबकि हमें नहीं पता कि वो किस तरह का होगा। तो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, सिर्फ वो हमारी सोच पर आधारित है कि हम किस तरह की धारणा बनाते हैं। पूर्वाग्रह अधिकतर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर व पारंपरिक धारणाओं पर आधारित होते हैं। पूर्वाग्रह ये नहीं कि हम एकदम से चेंज कर लेते हैं। जो धारणा हमने बना ली वो इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होती। यानी कि हमारे दिमाग में जो भी किसी के बारे में धारणा बन जाती है वो इतनी आसानी से हम ख़त्म नहीं कर पाते। पुरानी धारणाएं ज़्यादातर नृजातीय एवं प्रजातीय हैं। जैसे हम मानते हैं कि जो आदिवासी है कि उनके पास दिमाग नहीं होता था, तो ये क्या है, एक धारणा बना ली है हमने, जबकि ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको बदल नहीं पाते। कि कारण क्या, कि वो हमारे से पिछड़े हुए थे, तो हमें लगता है कि नहीं उनके पास तो दिमाग ही नहीं था। तो ये क्या है, धारणा ही है सिर्फ। जबकि अगर हम व्हील का आविष्कार देखें तो वो आदिवासियों द्वारा ही तैयार किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, लेकिन ये एक धारणा बन जाती है। यह समूह एवं महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। हम जैसे निम्न वर्ग को बोलते हैं कि इनको कभी भी अपने पास नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक धारणा ही तो है समाज की। जबकि अगर देखा जाए तो भगवान ने दोनों को ही सेम उसमें खाली हाथ ही तो पैदा किया है ना। लेकिन हमारे समाज ने इस चीज़ को ऐसा बना दिया है कि हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, वो निम्न तबके की हो जाती है। हम छोटा सोचने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम महिलाओं के बारे में बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आदमियों से कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर हम दोनों के कार्य को देखें तो मेरे ख्याल से कोई भी हमें अंतर नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक धारणा ही है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कमज़ोर होती हैं। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार, हमने पीछे इसका अर्थ जाना है कि बहिष्कार क्या होता है, कि अवसरों से वंचित रखना, संसाधनों का प्रयोग करने की इजाज़त हर किसी को ना देना। अपवर्जन का भी अर्थ बहिष्कार की तरह ही है। व्यक्ति को सामाजिक अवसरों से वंचित रखा जाता है। ये देश निकाला या समाज के वह तौर तरीके जिनके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। यानी कि कुछ जातियाँ ऐसी होती थी जिनको कुछ जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसकी विशेषताएं क्या है? सामाजिक भेदभाव जो है वो अचानक से नहीं पैदा होता समाज में, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और जो आज भी आप लोग कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं। आज भी हम जाति के आधार पर आपसी भेदभाव रखते हैं। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं में प्राचीन समय से ही सम्मिलित है, शामिल है। यह अनैतिक होता है। अनैतिक इसलिए होता है क्योंकि ये लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करता है। अब जब भगवान ने सभी को एक जैसा पैदा किया और खाली हाथ ही सभी आए हैं, तो उनमें अंतर कैसे हो सकता है? लेकिन हम दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है? दूसरे की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण ये अनैतिक होता है। उदाहरण के तौर पर शहरों तथा कस्बों में हम हजारों बेघर गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को कभी भी फुटपाथ अथवा पुल के नीचे सोते हुए नहीं देखते। इसका मतलब यह नहीं कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पुल का प्रयोग करने से बहिष्कृत है। ये नहीं कि जो व्यक्ति कार्य नहीं करता वो उससे वंचित रखा गया है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अमीर व्यक्ति की इच्छा है कि वो फुटपाथ पर नहीं सोना चाहता, उसके पास संसाधन इतने हैं कि वो अपना अरेंजमेंट अपने ढंग से कर सकता है।
तो बहिष्कृत वो है जो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाए, उसे हम बहिष्कृत कहेंगे, उसे हम बहिष्कृत व्यक्ति कहेंगे। भेदभाव अपमानजनक व्यवहार के लंबे अनुभव की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। जब हम किसी से भी भेदभाव, हम बोलते हैं नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, व्यक्ति को एक अपमान महसूस होता है, इनकी एक गलत तरह का व्यवहार वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक फनी भी है, लेकिन इससे आपको एक सीख भी मिल सकती है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी पूंजी है आपके पास जो आपको कभी भी कहीं पर भी हारने नहीं देती। उससे आप आर्थिकी तौर पर भी मजबूत होते हो और सामाजिक तौर पर भी। इसलिए पढ़ाई अगर आप करते हैं तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, और नई नई वीडियोज जितनी भी हम भेजते रहेंगे उनको आपने देखना है। नाउ यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नई नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।